an anchor like Bharti. हाँ भारती मैम, भारती मैम हैज नो स्क्रिप्ट, क्योंकि क्योंकि वो लाख खुद का ही क्वीन है। खुद ही एंटरटेनमेंट है। बेसिकली मैं पॉपिंग करता था, बट मेरे को पता नहीं था कि ये जो मैं ये कर रहा हूँ वो पॉपिंग है। अच्छा, जब मैं जस्ट करता था एंड आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो ठीक तो लग रहा है, कुछ तो ओके तो लग रहा है, ठीक है चलो सही है। Underground dancing was hip hop was just a state of mind. Hip hop came out of peace, love, unity, having fun. डिपेंड्स ऑन आप क्या शो में बोलते हो, आपको क्रिएटिव टीम वाले क्या पूछते हैं एंड आप क्या अपना लाइफ के बारे में आउटपुट देते हो, जिसको क्यूमुलेट करके, जिसको एक समराइज करके वो लोग अपना एक कंटेंट बना देते हैं, आपको लेके ही, आपका स्टोरी बेस लेके, आपको झूठ मूठ पे कुछ नहीं बताता। यस। तो जैसे शूट होता है तो उसमें जो एंकर वगैरह रहते हैं वो बहुत कॉमेडी करते हैं और ऑडियंसेस जो रहती है उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है, तो वो सब ट्रू रहता है? आप लोग जेन्युइनली वो सब हो रहा होता है या फिर बताया जाता है स्क्रिप्ट के हिसाब से कि नहीं ऑडियंस को ऐसा थोड़ा बिहेव करना है, और हाँ, स्क्रिप्ट रहता है पूरा एंकर का कि उसको ये जोक मारना है उस समय पे? एंड जो ऑडियंस ऑब्वियसली होता है, ऑडियंस कुछ कुछ पेड ऑडियंस होता है। अपना एजुकेशन शुरू करिए तो आप अपना पर्सनैलिटी भी शायद खो सकते हो, जो आपको फ्यूचर में एक पॉइंट में जहाँ पे आपका डांस से ज़्यादा आपका काम बात करेगा, वहाँ पे जाकर आप शायद फंस सकते हो। सो डोंट लीव एजुकेशन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर आर अदर चैनल्स ऑफ अर्निंग मनी थ्रू डांसिंग ऑल्सो। Hello everyone, welcome to Hip Hop City. It's our second podcast with none other than Mr. Anish Mitra, also known as Boogie Reptile. थैंक यू सो मच, Welcome, sir. थैंक यू, थैंक Welcome यू to सो Hip Hop मच, City. थैंक यू फॉर So, हैविंग how मी। are you feeling today, sir? आई एम फीलिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद कोलकाता में एक पॉडकास्ट हो रहा है, लाइक बहुत दिन क्या, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कोलकाता में मेरा एक पॉडकास्ट हो रहा है, तो Okay. बहुत ही अच्छा सेटअप, लाइक मैड प्रॉप्स टू यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डाउन। बहुत It's अच्छा my सनी pleasure to वेदर। have you, sir. My pleasure to have यस, you. सनी वेदर, गुड बिल्कुल। पॉडकास्ट, लेट्स गो। तो अभी जैसे कि आप तो बहुत पूरे इंडिया में फेमस हो, तो सब अगर आपको कोई नाम सुनता है ना तो सबके मन में सबसे पहले ये आता है कि बूगी रेप्टाइल। तो ये बूगी रेप्टाइल नाम कहाँ से आया सर? जैसे आपका नाम अनीश मित्रा है, वो सबको पता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री नेम है, बट नाम जैसे रखते हैं हम लोग, तो ये आप कहाँ से लाए कि बूगी रेप्टाइल रखते हैं? तो बेसिकली बूगी मैं 12 साल पहले से भी डांस कर रहा हूँ, लाइक मेनली पॉपिंग, बुगलू, वेविंग, ये भी 12 साल हो गए आई हैव बीन डूइंग दिस। तो जब मैं पहले पॉपिंग मेरा जर्नी में स्टार्ट हुआ था, तो तब मेरे को बुगलू, अभी भी मेरे को बुगलू करना बहुत पसंद है। Okay. तो तब हम लोग का ये मानना था कि जो बुगलू करता है, बुगलू वाला एक डांस स्टाइल है, बुगलू करता है उन लोग को बुगी बुलाते हैं। जैसे बूगी कोई बुलाते पॉपिंग करता है उसको पॉपर बुलाता है, तो बुगलू जो होता है उसको बुगी बुलाता है। तो पहला जो नाम का अक्षर था बुगी, वहां से आया। अभी सेकंड जो था, जैसे कि आप मेरा स्माइल देख सकते हो, हाँ। तो मेरा स्माइल अभी अभी से भी और ज़्यादा बड़ा था मेरा स्माइल, क्योंकि फिर भी तो मेरा दांत में ब्रेसेस आ गया। तो मेरे साथ मेरे कुछ कुछ क्रू मेंबर्स थे, उस समय क्रू में था CWK बोल के। अच्छा। तो CWK में मेरा कुछ कुछ क्रू मेंबर्स थे, रैल्फ, रोशन। तो ये लोग बोलते थे कि जब मैं स्माइल करता हूँ मैं एलिगेटर जैसे दिखता हूँ, तो एन एलिगेटर इज अ रेप्टाइल। रेप्टाइल। तो वो लोग वहां से रेप्टाइल रेप्टाइल मेरे को बोलना चालू कर दिया था ऐसे मजे मजे में। एंड देन आई रिमेंबर जब मैं बैटल्स के लिए आउटसाइड द सिटी, दिल्ली, ये सब जगह में ट्रैवल करने लगा था, तो मेरा सेकंड जो ट्रैवल था दिल्ली में, जहाँ पे मेरा वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस LA से बुगी फ्रेंटिक आया था। तो तब उन्होंने मेरे को फीडबैक में जब मैं मांगा था, तो बोला था कि यू मूव लाइक अ रेप्टाइल। सो वहां से मेनली बुगी रेप्टाइल ये नाम जुड़ नाम चुका आया। था। वाह। बट राइट नाउ आई फील बुगी, लाइक अभी जो मेरा नाम का जो वर्जन है, जो मैं फील करता हूँ अपना नाम का, बुगी इज अ मूवर जो हु लाइक्स मूवमेंट, चाहे वो पॉपिंग हो, चाहे वो वेविंग हो, चाहे वो कोई भी तरीके का मूवमेंट हो। एंड रेप्टाइल मीन्स रिप्रेजेंट, रेप रिप्रेजेंट, एंड टाइल इज द स्टाइल, तो रिप्रेजेंट योर स्टाइल। रिप्रेजेंटिंग योर यस स्टाइल। यस। नाइस, बहुत सही बहुत सही। तो जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए कि आप कहाँ से स्टार्ट किए और आज इस लेवल पे हो, इतने बड़े इंस्पिरेशन बन चुके हैं डांस कम्युनिटी के। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका ये स्टोरी बैकग्राउंड सब कुछ कहाँ से, तो आप अगर बताना चाहें तो। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि मैं पॉपिंग कर रहा हूँ, हाँ, वेविंग, बुगलू 12 साल से हो गया, पर मैं डांसिंग से मेरा जो जुड़ना चालू हुआ वो एकदम बचपन से आई सारे डांसिंग। आई रिमेंबर गेटिंग introduced to a folk dance called Chho dance, which is a very famous folk dancing form from Purulia. So I was in Delhi and उस समय क्या होता था, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो लोग दिल्ली से दिल्ली में रहते थे, अभी वो लोग कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे हम लोग हर एक दुर्गा पूजा में वी यूज टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली, एंड वी यूज टू एंजॉय और दुर्गा पूजा डेज। 4 दिन तो दुर्गा पूजा का होता है, तो वहाँ पे हम लोग दिल्ली में पूरा एंजॉय करते थे। तो वहाँ पे एक दिन अष्टमी के दिन, अभी से आई थिंक इट वाज बैक इन 2002 ऐसा कुछ,
सो आई रिमेंबर दे कॉल्ड, हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में दे कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ छऊ डांसर्स. So ओके। Chow dancers basically involves a lot of martial arts, a lot of dynamic movements, a lot of कैरेक्टरियल मूवमेंट जहाँ पे वो लोग मास्क पहन के रहते हैं एंड मास्क पहन के वो लोग डांस करते हैं. तो एक ग्रुप था, 5-6 जन का ग्रुप था. तो वहाँ पे उन लोगों का परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था कि आई वॉज लाइक कि आई नीड टू मूव लाइक दिस. इफ आई एवर ट्राई टू डांस, आई वॉन्ट टू मूव लाइक दिस. आई वॉन्ट टू हैव अ कैरेक्टर व्हाइल आई एम डांसिंग. आई वॉन्ट टू मूव इन सच अ डायनेमिक वे जहाँ पे कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कैसे क्या हो रहा है. So I was very intrigued. I was like, I need to do something like this. तो तब मैं क्या करता था, मैं उस दिन नेक्स्ट दिन ही मम्मी को बोला था, मम्मी मेरे को एक मास्क खरीद के दो, ऐसे जो रास्ते में से मिलता है ना, तो मम्मी एक मास्क खरीदता था एंड मैं जस्ट मास्क पहन के मैं जस्ट ऐसे ऐसे नाचता था. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स डांसिंग. उसके बाद आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज एंड बहुत सारे स्टेप अप, ये सब मूवीज काफ़ी आने लगे थे. तो देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिप हॉप. अभी जब हिप हॉप से के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ, हिप हॉप का जो पहला जो स्टाइल है जहाँ से हिप हॉप का शुरुआत होता है, ब्रेकिंग, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग. So you can say कि I started even before popping. I started as a breaker, as a एक b-boy. डांस। But then क्या हुआ, मेरा 3 महीना ब्रेकिंग करते करते मैं कुछ एक मूव ट्राई करने गया एंड मेरे को बहुत जोर से लग गया मेरे गर्दन पे. एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा ये गर्दन पे लग गया, दिस इज टू रिस्की. मेरे को तो ऐसा कुछ एक स्टाइल करना चाहिए जहाँ पे इट इज़ लेस ऑफ डायनेमिक मूवमेंट्स बट मोर जहाँ पे मैं अपना कंट्रोल दिखा पाऊँ, ये दिखा पाऊँ. तो तब मेरे को धीरे धीरे पॉपिंग के बारे में पता लगा. आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पॉपिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. बेसिकली मैं पॉपिंग करता था बट मेरे को पता नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पॉपिंग है. अच्छा। जब मैं जस्ट करता था एंड आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो ठीक तो लग रहा है, कुछ तो ओके तो लग रहा है, ठीक है चलो सही है. अभी आई रिमेंबर जब हम लोग करते करते मेरे साथ एक मेरा ही वो जो कॉम्प्लेक्स में रहता था, वो कॉम्प्लेक्स में मेरा एक दोस्त था. तो वो मेरा दोस्त एक ऑलरेडी क्रू में था जिस क्रू का नाम फ्रीकिंग ट्विस्टर्स था. तो ओके। क्रू में मैंने बोला था कि भाई तुम एक क्रू में हो, मेरे को भी एक क्रू में ऑडिशन देना है, मेरे को भी लेके चलो तुम्हारे साथ. तो हम लोग उसने मेरे को वो क्रू में लेके गया था. तो हम लोग फुल ऑडिशन दे रहे थे. तो वहाँ पे जो मेंबर था जो हम लोग का ऑडिशन ले रहा था, ये हो अच्छा ये जो कर रहा है ये बंदा, ये तो पॉपिंग है. दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो पॉपिंग है. अच्छा चलो, अच्छा देख तो ये स्टाइल क्या है, ये स्टाइल के बारे में क्या क्या है. सो देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड मोर. एंड सिंस मैं बोला कि मेरा डांस का जो मेन इंस्पिरेशन था दैट इज छऊ डांस फ्रॉम पुरुलिया. तो वहाँ से ही ये सब मेरे डांसिंग में जितने कैरेक्टर्स जितना यूज़ करता हूँ या फिर जितने भी क्रिएटिव चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने डांसिंग में, स्पेशली कैरेक्टर्स को एम्बॉडी करना, तो वो सब सारे जो इंस्पिरेशन है सारे सब फोक डांसिंग, छऊ डांस से आ रहा है. तो ये करते करते मैंने अपना ट्रैवलिंग चालू कर दिया. वहाँ से ट्रैवलिंग करते करते देन पीपल गॉट कनेक्टेड टू मी. तो 10 साल से मैं बस ट्रैवल करो. इंडिया के बाहर भी मैं ट्रैवल किया हूँ टू बैटल एंड इवन इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सिटी में आई हैव ट्रैवल्ड रिप्रेजेंटेड पॉपिंग. तो यही अ शॉर्ट ब्रीफ ऑन माय जर्नी. ओके। तो आपने मतलब कहीं ट्रेनिंग ली या कुछ किसी से सीखा कि बस खुद से ही खुद सारा से सब चीज़? बस यूट्यूब ही मेरे एक ही यूट्यूब था, और सब कुछ आपने खुद सब से किया। कुछ. दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये चीज़। तो अब जैसे कि एक होता है ना, इंडियन फैमिली डांस में करियर बनाना चाहता है बट उनके पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने. तो आपके मॉम डैड का इस पे क्या टेक था? तो अभी बस कुछ साल पहले तक ही, 3-4 साल पहले तक ही, माई पेरेंट्स यूज टू फोर्स मी टू गेट इन टू सी ए और ओके। लॉ बिकॉज मेरा पापा जो है वो सी ए है एंड मेरा ओह। मम्मी जो है वो लॉयर है. वाह। तो मेरा ऐसा था कि वो लोग बोलता था कि अच्छा ठीक है तुम लोग डांस तो कर रहे हो, इट्स अ गुड हॉबी, इट्स अ गुड पैशन टू बी टेकन फॉरवर्ड विथ, बट इसके साथ भी कुछ करो, कुछ ना कुछ करो. विच इज़ 100% वेरी फेयर बिकॉज डांस एक चीज़ है जहाँ पे आपका कुछ सर्टनिटी नहीं है, एक्सपेशली इन इंडिया. क्योंकि पहला चीज़ जो ऐसा है, एक तो होता है डांसिंग. डांसिंग के साथ हम लोग अंडरग्राउंड डांसर्स हैं. तो एज एन अंडरग्राउंड डांसर कम्युनिटी में अर्न करना, फाइनेंसिंग द डांस थ्रू अंडरग्राउंड डांसिंग काफ़ी टफ होता है. तो उन लोगों का ऐसा था कि चलो ठीक है तुम ऐसे इसको हॉबी ले सकते हो, मे बी तुम इसके साथ मज़े करो, जो भी तुमको ये चीज़ एक सेटिस्फेक्शन दे रहे करो, बट इसके साइड बाई साइड कीप कंटिन्यूइंग योर सी ए, कीप कंटिन्यूइंग योर लॉ. उस समय मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आता था बिकॉज मेरे को उस समय ऐसा लगता था कि अरे नहीं नहीं ये चीज़ से सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये वो हो जाएगा. बट देन आई वॉज लाइक कि ठीक है मम्मी बोल रही है तो मैं सी ए तो ट्राई किया था, सी ए ट्राई किया, बट मेरे को लगा कि सी ए के साथ डांस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. क्योंकि सी ए में आपको फुल सी ए एज अ सी ए फुल सोचना पड़ता है. उसके बाद फिर मैंने मम्मी लोगों को बोला था कि नहीं लेट्स नॉट जस्ट डू दिस क्योंकि इसमें मेरा फुल डांस निकल जाएगा. उसके बाद मेरे मम्मी भी केम अप विद अ सोल्यूशन कि चलो लॉ करते हैं.
सो दे वर वेरी सपोर्टिव अबाउट इट कि चलो तुम डांस कर रहे हो बट उसके साथ एक प्लान भी रख दो। तो उन लोगों का बेसिकली टेक यही था कि वॉट एवर यू आर डूइंग मेक श्योर एक प्लान भी हर समय रहे, बिकॉज आप चाहे आप जितना भी बड़ा डांसर बन सकते हो, लाइक देयर माइट बी एन एज जब आप एक 40-50 तक लिमिट में पहुंच सकते हो जहाँ पे मे बी यू विल नॉट बी एबल टू डांस लाइक हाउ यू वर डांसिंग व्हेन यू वर इन योर 20s और योर 25s। सो जस्ट कीप अ प्लान बी, जो मेरे को उस समय समझ नहीं आया बट अभी उसका वैल्यू हम लोगों को समझ में आ रहा है, एंड मैं वो चीज़ और एक्सप्रेस करूंगा विद द कमिंग क्वेश्चंस। तो अब जैसे कि आपके पेरेंट्स अब आपको नेशनल टेलीविज़न पे देख लिए हैं, जब इतना वो करते थे कि नहीं आप सीए करो या एलएलबी करो उसके साथ साथ, बट अब क्या उनका टेक है जब आपको एक नेशनल टेलीविज़न पे वो देख चुके हैं कि हाँ मेरा लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इंडिया पे और सारे लोग देख रहे हैं, तो अब उनका क्या कहना है कि अभी भी आप एलएलबी की तरफ जाओ या ये करो कि अपने ही आप डांस को एज अ करियर बना सकते हो? ओके, तो अभी दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी हैप्पी, बहुत ही प्राउड फील किए कि मैं वहाँ पे गया टीवी में हर रोज़, हर एक जो सैटरडे संडे, एंड हम लोग का जो शो था पूरा 6 मंथ्स चला, एंड हर एक सैटरडे संडे दे यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड, टीवी के सामने पूरा फैमिली सब नाना नानी ये वो सारे बैठ जाना, तो दे वर वेरी हैप्पी। एंड एवरी डे मेरे को उन लोगों का शूट के बाद हर से मैसेज आता था कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर दिस दैट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अभी दे रियली सपोर्ट माई डांसिंग, अभी वो लोग फुल उस चीज़ को, अभी इनफैक्ट मेरे मम्मी वन ऑफ माई मैनेजर्स मेरे मम्मी खुद है। मेरे मम्मी मेरे को, मेरा जितने भी काम रहता है मेरे मम्मी मेरे को मैनेज करते हैं कुछ कुछ, लाइक मेरा एक तो प्रोफेशनल मैनेजर है, एक मेरा खुद का जो कुछ कुछ चीज़ें जो मैनेज करते हैं वो मेरे मम्मी है। मम्मी मेरे को खुद एडवाइस देते हैं कि इसको इसमें ये चीज़ करना चाहिए, इसमें वो चीज़ करना चाहिए। तो शी इज़ वेरी हेविली इन्वॉल्व इन माई करियर एज अ डांसर। पापा भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पापा हर समय, अगर पापा के हाथ में कुछ अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पापा मेरे लिए दे सकते हैं, पापा ट्राइज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई सेल्फ, सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि वो लोग मेरे को टीवी में एक बड़ा मंच में देखा, एंड कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि डांस से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बिकॉज बहुत समय ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग टीवी में जाते हैं या फिर कुछ एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करते हैं, तो एज अ डांसर हम लोग का फैमिली को या फिर हम एक सोसाइटी को वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि चलो मे बी थ्रू डांस a career can come, maybe something you can maybe do something through dance, because क्या होता है ये अंडरग्राउंड डांसिंग, चाहे वो सोसाइटी का भी हो, चाहे वो एक फैक्ट्री की ना हो, जस्ट अंडरग्राउंड डांसिंग से शायद आप पूरा जीवन खींच नहीं पाओगे जितना एक इफेक्ट एक टीवी में जाके एक कनेक्शन बनाना, हजारों लोगों को और जानना, लोग आपको जानेगा, वो चीज़ से एक जो फायदा मिलता है। सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड, एंड उन लोगों को बस ऐसा है कि मैं वो चीज़ कंटिन्यू करते रहूँ, and they also do keep supporting me and they help me keep this building for a longer time. Even एक जो एडवांटेज मैं जो शेयर करना चाहूँगा, टीवी रियलिटी शो में घुसने के लिए मेरे को जो एक एडवांटेज हुआ, दैट वाज आल्सो बाय लिसनिंग टू देम एंड डूइंग लॉ, बिकॉज सिंस मैंने लॉ किया तभी मेरा टीवी रियलिटी शो में एक स्टोरी बना बूगी एलएलबी, ओनली बिकॉज मैं वहाँ लॉ किया मम्मी लोगों का बात सुन के, एंड तब द टीवी शो, जैसे कि मेरा अभी इंस्टाग्राम नाम या फिर टीवी में मेरे को बूगी एलएलबी के नाम से वो लोग बुलाते थे, तो दैट इज बिकॉज उन लोगों को एक कंटेंट चाहिए था मेरे लिए, एंड दे वर लाइक ठीक है आप जब लॉ ही कर रहे हो तो, एंड लॉ का जैसे डिग्री एलएलबी होता है, तो व्हाई नॉट नेम यू बूगी एलएलबी। So you replaced the reptile with LLB? विद एलएलबी, यस, बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय स्क्रिप्ट, जहाँ पे वो लोग ने बोला कि ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग मोड लाएगा। जैसे एक रियलिटी शो में हर समय, शायद ये पर्टिकुलर जो रियलिटी शो था, हर समय ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लोग आपको झूठ मूठ का बात बोले, बट दे वुड लाइक टू कीप अ कंटेंट आपके लिए, एक स्टोरी लाइन आपके लिए जो आपसे ही रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग झूठ मूठ का कुछ बता देगा, आपसे रिलेटेड है, सो दैट देयर आर मोर ऑडियंस वो अट्रैक्टेड। लाइक मेरे को भी ऐसा फील होता था कि क्यों फालतू का स्टोरी, बट जब मैं शो के बाहर निकला तब मेरे को एहसास हुआ कि कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बिकॉज लोग जब आपको पहचानते हैं आपके डांस से कंटेंट से ही आपको पहचानते हैं। क्योंकि एक ऐसा वो बन गया है कि रियलिटी शो आजकल फेक हो गया है, लोग जबरदस्ती कुछ वैसा स्टोरीज जानबूझ के बनाते हैं, इमोशनल स्टोरी कनेक्ट करते हैं ताकि ऑडियंसेस देखें। तो ये डाउट सबको ही है जिसकी मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। तो आपने बोल ही दिया, उस चीज़ का आंसर दे ही दिया कि वो आपके लाइफ से ही जुड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी शो में कि बहुत फेक बना रहे हैं कोई स्टोरी, वो आपसे ही जुड़ा रहता है, बट एक स्टोरी लाइन दिखाना चाहते हैं वो लोग, 100%, जिससे कि वो आपके लोग पर्सनल लाइफ से भी आपके कनेक्ट करें, ना कि सिर्फ आपके डांस से, आपके स्टोरी से भी कनेक्ट करें और आपके स्ट्रगल से भी कनेक्ट करें। करेक्ट, तो इस वजह से रियलिटी शो वो स्टोरी लाइंस दिखाते हैं। करेक्ट, मतलब ऐसा है कि आप सपोज आपको वो लोग पूछेंगे आपके बारे में, यू से जो आपके साथ जो हुआ है, जो आपको बोलना है आप वो बताओगे। अभी उन लोग के वो आपने जो बताया
उसके हिसाब से आपके लिए कंटेंट बनेगा। ऐसे नहीं कि वो लोग आपको कुछ झूठ मूठ का कुछ बताने देगा। दे विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ कंटेंट आउट ऑफ यू फॉर योर ओन एडवांटेज, ताकि लोग आपको वो कंटेंट से आपको याद रखे। याद तो रखें। ये जो लोगों का ये जो सोचना है कि वो लोग झूठ मूठ का, शायद मेरे को पहले रियलिटी शो में होता होगा, बट इन रियलिटी शो ऑफ दिस जनरेशन नाउ डेज इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आप क्या शो में बोलते हो, आपको क्रिएटिव टीम वाले क्या पूछते हैं, एंड आप क्या अपना लाइफ के बारे में आउटपुट देते हो, जिसको क्यूमुलेट करके, जिसको एक समराइज करके वो लोग अपना एक कंटेंट बना देते हैं, आपको लेके ही, आपका स्टोरी बेस लेके, आपको झूठ मूठ का कुछ नहीं बताता। यस, दैट्स ग्रेट। तो एक और हमेशा डाउट रहता है कि हम लोग तो सैटरडे संडे आपका एपिसोड देखते हैं, तो एक एपिसोड शूट करने के लिए कितने दिन लगते हैं पीछे? अच्छा, तो इसका एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सो शूट बेसिकली एक दिन का होता है ऑफ अराउंड 18 आवर्स। हम लोगों को सुबह, यस, हम लोग को सुबह 6 बजे पहुंचना पड़ता है, हम इन द फिल्म सिटी गोरेगांव। एंड हम लोगों को एटलीस्ट 3-4 घंटा मेकअप में, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्ट वी डू। एक एक्ट मेरा था जहाँ पे मेरे को पूरा अवतार जो मूवी मैंने है देखा है। रेप्लिका फुल बनाया था। सो जस्ट फॉर दैट मेरे को 4 घंटा बस, मेरे को और मेरा जो कोरियोग्राफर था सौम्या, हम लोगों को जस्ट 5 घंटा फुल बॉडी को पूरा शेव कर दिया था, फुल बॉडी को शेव वैक्स कर दिया था एंड फुल ब्लू रंग। तो 5 घंटा फुल मेकअप में चला गया था। बट दैट वाज वन एक्सेप्शनल केस। बट इन जनरल हम लोग को 6 बजे बुलाता है, उसी जिस दिन शूट होता है 2-3 घंटा मेकअप चलता है। मेकअप होने के बाद थोड़ा आधा घंटा का ब्रेकफास्ट ब्रेक, फिर डायरेक्ट सुबह का 10 बजे से शूट, 10 बजे से एटलीस्ट रात का 12 बजे तक शूट चलता रहता है। बिकॉज इतना हर एक परफॉर्मेंस का अलग अलग सेट, हर एक परफॉर्मेंस के पहले एक जजेस थोड़ा ब्रेक लेना, या फिर कि एक टेक्निकल ग्लिच होना, या फिर एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को रेडी होना, तो वो सब में काफ़ी समय निकल जाता है। प्लस जो आप टीवी में जो हम लोग को आप लोग देखते हो, सो दैट इज़ अ एडिटेड वर्जन ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। क्योंकि इतना अगर जजेस का हर एक कमेंट अगर टीवी में दिखाएगा तो वो शायद 2 घंटे का एपिसोड और नहीं रहेगा। तो जस्ट द मेन जो लोग वो लोग बोलते हैं, या फिर मेन कुछ कुछ कंटेंट जो हम लोग देते हैं, वही एक्यूमुलेट करके एक एडिटेड वर्जन। एंड इन जनरल शूट होने के पहले जो जो होता है वो ऐसा होता है कि सपोज मंडे हम लोग का शूट खत्म हो जाता है, ट्यूसडे हम लोग को एक ब्रेक दिया जाता है, वेनेसडे से हम लोगों को, हम जो चैनल वाले होते हैं, वेनेसडे से हम लोग को एक थीम दे देता है कि ये पर्टिकुलर थीम में हम लोग को नेक्स्ट शूट में ये पर्टिकुलर थीम लेके हम लोग को डांस करना है, ये थीम रखते हुए। अभी आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू चूज अ सॉन्ग, and then me and my choreographer and the team, we try to choose a song ki, okay, we can probably do something like this in this particular song. Then we go and we ask the channel ki, do you think we'll make it to this song? The channel then approves the song. If the channel does not approve the song, they give their own song, and after that they give us a 2-day time to do a rehearsal, make a full 3-minute choreography on that particular song, do our edits, जो भी अपना edit बनाना है उस गाना में, अगर पूरा गाना वैसा लेना है तो गाना लेना, या फिर उस गाना को एडिट करके ब्रेक डाउन करना। आफ्टर द 2 days ऑफ द रिहर्सल, द सुपरवाइजर, जो हम लोग का एक सुपरवाइजर रहते हैं, वो सुपरवाइजर आके पूरा एक्ट देखते हैं। सो इफ ही लाइक्स द एक्ट, इट्स अ गुड एक्ट टू गो फॉर द चैनल टू व्यू, जो नेक्स्ट दिन होता है जब सुपरवाइजर। इफ इट्स नॉट अ गुड एक्ट, द एक्ट टोटली पूरा चेंज हो जाता है, तो और एक नया एक्ट, नया गाना फिर से लॉक करवा के वो चीज़ करना पड़ता है। बट देन सुपरवाइजर एक्ट देखते हैं, सुपरवाइजर एक्ट देखने के बाद नेक्स्ट दिन चैनल वाले, प्रोडक्शन टीम वाले के एक्ट देखते हैं। इफ दे फील द एक्ट इज गुड, दे आर इट्स गुड टू गो। अगर नहीं है तो वो लोग कुछ कुछ चेंजेस बताते हैं, जो हम लोग को ऑन स्पॉट वो चेंजेस करना पड़ता है। मे बी ये पार्ट में ये थोड़ा चेंज हो सकता है, इस पार्ट में बुगी को ये करना चाहिए, उस पार्ट में ये करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेज, या फिर जैसे उन लोग को लगता है कि ऑडियंस इसमें प्लीज हो जाएंगे। उसके बाद आफ्टर इट्स अप्रूव्ड, फिर नेक्स्ट दिन टेक्निकल्स होता है हम लोग का, वो टेक्निकल्स में भी पूरा दिन लग जाता है। टेक्निकल्स के बाद रात को 3-4 घंटा बस सो, एंड नेक्स्ट दिन शूट पूरा। यस, सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो जैसे शूट होता है तो उसमें जो एंकर वगैरह रहते हैं वो बहुत कॉमेडी करते हैं, और ऑडियंसेस जो रहती है उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है, तो वो सब ट्रू रहता है? आप लोग जेन्युइनली वो सब हो रहा होता है, या फिर बताया जाता है स्क्रिप्ट के हिसाब से कि नहीं ऑडियंस को ऐसा थोड़ा बिहेव करना है, और स्क्रिप्ट रहता है पूरा एंकर का कि उसको ये जोक मारना है उस समय पे? कुछ एंकर्स लोग का थोड़ा सा स्क्रिप्टेड रहता है, कुछ एंकर्स स्क्रिप्ट नहीं यूज करते। फॉर एन एंकर लाइक भारती, भारती मैम हैज नो स्क्रिप्ट, क्योंकि वो खुद ही एंटरटेनमेंट है। एंड जो ऑडियंस ऑब्वियसली होता है, ऑडियंस कुछ पेड ऑडियंस होता है,
एंड बहुत सारे, पर मेनली पेड ऑडियंस से भी ज़्यादा हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन लोगों का पेरेंट्स कभी कभी आ जाते हैं, या फिर हम लोगों के साथ जो हम लोग के असिस्टेंट्स होते हैं, जो कोरियोग्राफर्स के असिस्टेंट्स होते हैं, तो एज वो ऑडियंस हो लोग जाते ही और एज एन ऑडियंस बैठ जाते हैं, सबका अपना अपना दोस्तों को सपोर्ट करता है। बट मेनली एंकर्स लोग का भी स्क्रिप्ट होता है, बट इट डिपेंड्स कौन सा एंकर आएगा। अगर भारती मैम जैसे कोई आ गया तो उनको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही वो तो नहीं है। पहुंच ही जाएगा और चालू हो जाएगा इन इट्स एंटरटेनमेंट। एंड फॉर फ्यू एंकर्स, वो लोग कुछ कुछ एंकरिंग जो हम स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं उन लोग के हिसाब से भी जाते हैं, कुछ कुछ अपने से भी स्पॉन्टेनियस करते हैं। एंड हम लोग का जो रिएक्शंस होते हैं, सो हम लोग को बोला जाता है कि कभी कभी लाइक एक्टिव रिएक्शन देखने, क्योंकि बहुत समय हम लोग परफॉर्म करके खुद ही थक जाते हैं, या फिर अगर जज ने उतना अच्छा मार्क्स नहीं दिया, हम लोग खुद ही क्या एंजॉय करें, ऐसे ऐसे रह जाते हैं। बट देन वी हैव टू बी एनर्जाइज्ड फॉर इट टू लुक गुड फॉर द ऑडियंस। तो कभी कभी हम लोग को डायरेक्शंस दिया जाता है, बट इन जनरल इट्स ऑल नेचुरल, लाइक 90% नेचुरल, 10% थोड़ा इधर उधर। एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आप भारती मैम से इन पर्सन मिले हो, तो Yes. वो कैसा कैरेक्टर है उनका? लाइक वो, मतलब मैं टीवी पे हमेशा हम लोग सब लोग देखते हैं कि जॉली नेचर है, हंसाते हैं, उनकी व्लॉग्स देखता हूँ मैं, तो वो नेचुरल, जैसे आप तो ऑफ कैमरा देख रहे होंगे, तो उनका कैसा है? वो बहुत ही, मतलब जैसे हम लोग ऑन कैमरा देखते हैं वैसे ही बहुत ही Same. मज़ेदार है एकदम, मतलब बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि मेरे को याद है कि जब वो आए थे एज अ गेस्ट एंकर हम लोग का शो में, तब उस समय उस दिन मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया था, बट शी वाज रियली मोटिवेटिंग। उनका सर भी जो थे उनके हस्बैंड, सो बोथ ऑफ देम वर रियली मोटिवेटिंग, बहुत मेरे को ऑफ स्क्रीन बहुत मोटिवेट कर रहा था कि कोई नहीं होता है, ये जस्ट अ बैड डे, ऐसा ऐसा। एंड हम लोग एक बहुत बड़ा कंटेंट था जहाँ पे, जैसे मेरे शो में कंटेंट था कि मैं बहुत गंदे शायरी करता हूँ, एंड हम लोग का कंटेंट ऐसा था कि एक एक गंदे शायरी पे अगर लाइक उनका और मेरा शायरी का बैटल था, मेरा और भारती मैम का। तो ऐसा था कि मेरा शायरी में इतना फनी होना चाहिए कि उनको हंसी आए, और उनको अगर हंसी नहीं आए वो एक एक पनिशमेंट देंगे। तो ऐसे 3 शायरियाँ मेरे को बोलना था, 3 शायरियों में उनको लेके एडिट था, एंड 3 शायरियों में उनको हंसी बिल्कुल नहीं आया, तो एक में मेरे को एक बहुत ही कड़वा सा एक ड्रिंक पिला दिया था, एक में मेरे को इलास्टिक से मारा था, ये वो, तो सब मजे मजे में एकदम बहुत, मतलब शूट में फन होते रहते हैं, फनी होते रहता है, मतलब बहुत ही एंटरटेनमेंट। फिर हम लोग को ऑफ द शूट भी हम सबको आके मोटिवेट किया कि ये मतलब तुम लोग जो कर रहे हो एकदम बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, लाइक सबको मोटिवेट करना। लाइक ऑफ स्क्रीन ऑल्सो शी इज़ वेरी स्वीट, एंड शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, एंड हम सबसे एकदम बातें, क्योंकि वो तो हम लोग उतना पर्सनली जानते नहीं है, बट हम सबके साथ अच्छे से बात करना, हम सबको मोटिवेट करना। सो शी इज़ वेरी वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट ये जो साल आईबीडी का होगा वो भी जय भानुशाली के साथ, जय भैया के साथ वो भी एक होस्ट बने, एंड क्योंकि तब शो एकदम और एक लेवल पे चला जाता है। एक जैसे शो पे सारे कंटेस्टेंट होते होंगे, तो ऐसे शो पे ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, होते होंगे क्या, ऐसा होता है? लेकिन एक कंपटीशन बोल के वो आता है क्या कि नहीं मुझे इसको हराना है, या फिर वैसा चैलेंज आप लोग देखते हो एक दूसरे को कि वो सच में वैसा ही फ्रेंडली नेचर रहता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए चीयर कर रहे हैं, तो वो सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहता है शो पे? कंटेस्टेंट्स के बीच में हम लोग का जो पर्टिकुलर सीजन था, सीजन 3, इट वॉज वेरी फ्रेंडली। लाइक हम लोग 5 हम लोग दोस्त थे, मैं, समर्पण जो विनर था, शिवांशु, विपुल, अनिकेत, हम लोग का, हम 500 लोग एक रूम में रहते थे। उस रूम का नंबर था 601A, एंड वो हम लोग का ऐसे ही बना था कि हम लोग जब टॉप 12 में हम सब सिलेक्ट हो गए थे, तो हम लोग स्पेशली हम वो 5 में से हम 4 हम लोगों ने एक खुद को एक प्रॉमिस दिया था कि ये रूम में हम सब रहना चाहिए जब तक शो खत्म ना हो जाए। एंड हम लोग वो पूरा शो 6 महीने एक साथ ही खींच लिए थे, उसका पहले कोई बाहर नहीं हुआ था शो से, ऐसा नहीं हुआ था। सो एवरी टाइम कोई भी डेंजर जोन में, जो बॉटम जोन में जाता था, ये सब जोन में हम लोग बहुत टेंस हो जाते थे। एक ऑब्वियसली वॉज एक कम्पिटिटिव नेचर ऐसा वाला था कि अच्छा इसको फुल मार्क्स मिल गया, ये मेरा दोस्त है, इसको फुल मार्क्स मिल गया, मेरे को नहीं मिला, शिट मेरे को खटना पड़ेगा, आई नीड टू अपलिफ्ट माई सेल्फ, वैसा वाला ऑब्वियसली एक वाइब एक था। बट इन जनरल वी ऑलवेज वांटेड कि हम 4-5 जन जितने भी है, हम लोग पूरा शो के एंड तक रहे, एंड देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव वाइब, स्पेशली अमंग्स 5 ऑफ अस। बट इन जनरल बाकी लोगों के साथ कुछ कुछ कम्पिटिटिव वाइब था, लाइक इट वाज फ्रेंडली, बट कभी कभी ऑब्वियसली एक था कि अगर उसको ज्यादा स्कोर मिल गया, मेरे को कम मिल गया, सो वी आर ऑलवेज नेचुरल है, कीपिंग ऑन पुशिंग ईच अदर। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव, बट इट वाज कि एक खुद को एक पुश देने के लिए जितना होता है, क्योंकि एक जब शो में आप 6 महीना रहते हो, एंड आपको पता है कि आप कैसे ना कैसे फुल ऑडिशन से आके मुंबई में फिर राउंड देके ये करके आप टॉप 12 में एक मेन शो में घुसे हो, तो कहीं ना कहीं एवरीवन फील्स लाइक कि चलो ये शो में जितना हो सके आगे बढ़ते हैं।
तो 100% you feel motivated and you feel confident, and you also, there's a sense of competitiveness also, which keeps making you grow a healthy competition. एंड प्लस ये 5 जो मेरे दोस्त थे, ये लोग तो हम लोग हर समय एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सिंस मैं अकेला शो में था कि जिसको उतना ज़्यादा कोरियोग्राफी नहीं आता था, बिकॉज मैं जैसे कि 100% एक अंडरग्राउंड डांसर हूँ। एंड इन जनरल जब एक कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट होता है, तब जिसको कोरियोग्राफी नहीं आता, जो शो का मेन रिक्वायरमेंट था, दूसरे लोग शायद दूसरे को डिमोटिवेट कर सकते या ऐसे हंस सकते कि अरे इसको तो नहीं आ रहा। बट आई वॉज रियली हैप्पी दैट वो लोग, मेरे साथ वाले लोग, वर पुशिंग मी, वर हेल्पिंग मी एंड वर रियली मोटिवेटिंग एंड वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी, जिसके कारण मेरे लिए लाइफ इन द शो ज़्यादा ईजियर हो गया था। तो हम लोग का एक बहुत ही अच्छा यूनिटी भी था एंड एक सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन भी था। नाइस। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि रियलिटी शो कैसा पे करता है आर्टिस्ट को? लाइक Okay. अगर आप बताना चाहो या कोई कुछ की, अगर आप 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में थे, एक डांसर अगर 6 महीने के लिए रियलिटी शो कर रहा है, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? अच्छा, सो बेसिकली जब आप एक शो में हो, आप ऑडिशन देके जो भी प्रोसेस होता है वो देके होते हो, सो वो 6 मंथ्स यू आर देयर एज अ कंटेस्टेंट। सो वो 6 मंथ्स आप एक कंटेस्टेंट हो, तो दे डोंट पे फॉर दैट 6 मंथ्स, ओके। बट द मेन शो स्टार्ट्स आफ्टर द शो। मतलब शो के बाद आफ्टर द शो द मेन शो स्टार्ट्स, बिकॉज उसके बाद लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हाँ। आप चैनल के साथ काम भी कर रहे हो, तो चैनल आपको एक अलग से काम देता है। अगर जो आपको करना है आप वो काम कर भी सकते हो, मे बी बीइंग द कोरियोग्राफर ऑफ द डिफरेंट शो, बीइंग एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, या फिर कुछ दूसरा जो भी नीड्स है, या फिर वो शो से ही एक पहचान जो आपको मिल जाता है, आप वो पहचान More than से enough. कॉर्पोरेट शोज हो गया, डूइंग कॉर्पोरेट शोज, जजिंग कॉम्पिटिशन्स, टेकिंग वर्कशॉप्स, डूइंग मेकिंग रील्स, ये सब आपका रीच एक तरह से इतना बढ़ जाता है कि वो 6 महीने का जो खटनी है वो नेक्स्ट 1 मंथ में काम करके वो बट दे निकल टेक जाता केयर है। ऑफ योर स्टे, फूड एंड या एवरीथिंग। दे टेक केयर ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ, हॉस्पिटैलिटी फूड, पूरा वो स्टे, सब देखते हैं। कुछ, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जब तक आप शो में हो तब तक वो आपका कवर 100% आपका हेल्थ का भी वो लोग सब केयर रखता है। दैट इज़ बट वही टोटली है। अंडरस्टैंडेबल। तो अब जैसे कि हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर लिए हैं कमर्शियल शो को, रियलिटी शो को, बट आपका स्टार्ट अंडरग्राउंड से हुआ था, तो अब मैं अंडरग्राउंड में घुसना चाहता हूँ कि अंडरग्राउंड का क्या है, कैसे है। तो अब आपको सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि अंडरग्राउंड और कमर्शियल रियलिटी शो जो है उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? तो बेसिकली एक, जब आप एक अंडरग्राउंड डांसर, लाइफ एज एन अंडरग्राउंड डांसर, एक डांसर के लिए ऐसा होता है कि दे नो दैट द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डांसर कैन अचीव इन अंडरग्राउंड डांसिंग इज हैविंग अ गुड सेंस ऑफ फाउंडेशन और टेक्निक, जिसको हम लोग एक नेचुरल भाषा में बोलते हैं टेक्निक। बिकॉज उस समय अगर आपका टेक्निक एक हायर लेवल पे होता है, सो ऑटोमेटिकली आपका डांस जो भी आप स्टाइल कर रहे हो, चाहे वो पॉपिंग हो जाए, वैकिंग हो गया, लॉकिंग हो गया, ब्रेकिंग, जो भी हो गया, आपका डांस का एग्जीक्यूशनल पावर एक लेवल तक बहुत अच्छा दिखता है। बिकॉज देन यू नो द टेक्निक, आप जैसे टेक्निक आपका एक अच्छा लेवल पे पहुंच गया, एंड इफ द टेक्निक इज ऑन म्यूजिक, ऑटोमेटिकली डांस स्टार्ट्स लुकिंग गुड एंड पीपल इन द अंडरग्राउंड कम्युनिटी आर मोर अप्रिशिएटिव अबाउट इट। सिमिलरली जब एक आप रियलिटी शो फॉर्मेट में एक डांसर डांस करे, टेक्निक इज नॉट द हाईएस्ट, क्या बोलूँ, नॉट द हाईएस्ट बेंचमार्क। तब होता है परफॉर्म करना। बिकॉज समटाइम्स एक स्टेज में परफॉर्म करना, जैसे कि ये जो एक सेटअप है, यहाँ पे हम लोग एक मैं और आप यहाँ पे बैटल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे को एक क्लोज एनवायरनमेंट में देख रहे हो, मैं आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ, और जो जज, अगर एक जज भी है, वो आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट से देख रहे हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड आप क्या टेक्निक करना चाहते हो, आपका क्या म्यूजिकलिटी है, आप कौन से एक छोटा सा डिटेल के साथ आप डांस करना चाहते हो। बट सिमिलरली इफ यू आर डांसिंग ऑन अ रियलिटी शो स्टेज, वो स्टेज ही इतना बड़ा है कि उसमें आप लॉन टेनिस खेल सकते हो, एंड जज बहुत, वो स्टेज अगर यहाँ पे है, जज बहुत ज़्यादा दूर है वो स्टेज, उस पर्टिकुलर स्टेज से। सो यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू थ्रो आउट योर एनर्जी, एंड यू हैव टू परफॉर्म विद अटमोस्ट कमिटमेंट इन सच अ वे कि आपका एनर्जी या फिर आपका जो परफॉर्मेंस करने का जो तरीका है, वो जज तक पहुँचे, एंड वो गाना जो आप जो जिसमें आप अपना डांस कर रहे हो, वो पूरा गाना ट्रांसलेट हो जज तक, ताकि judge can understand what you're feeling and why you're feeling that, and what is the lyrics that you're catching, or what is the vibe that you're getting into the song, ताकि वो चीज़ जज एंड पीछे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियंस तक समझ में आए। सो
बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड इन देयर ओन डिफरेंट बॉल गेम्स, क्योंकि एक में होता है फुल टेक्निक वे योर टेक्निक मैटर्स द मोस्ट, एंड एक में होता है योर परफॉर्मेंस क्वालिटी। मे बी टेक्निक, एक बंदा का टेक्निक शायद उतना अच्छा नहीं है, बट इफ ही इज अ गुड परफॉर्मर, people in the reality show format will connect more to him. But similarly एक as a एक performer, अगर एक बहुत अच्छा performer एक battle में perform करे, उसको शायद उतना वो वैल्यू नहीं मिलेगा जितना एक हैवी टेक्निक वाला बंदा को मिल सकता है। वेरी वेल एक्सप्लेन, इतने है। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम किसी प्रोफेसर का कुछ अच्छा इतने तरीके से मैं सीख पाया हूँ, मैं समझ पाया हूँ बहुत अच्छे से, इतना क्लियर होगा, ऑडियंस को भी समझ आया होगा दोनों में डिफरेंस। बहुत अच्छा। तो अब जैसे इंडिया का अंडरग्राउंड सीन 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? हम लोग जब स्टार्ट किए थे 10 साल, लाइक मेरे 12 साल जैसे हो गया, 10 साल पहले देर वॉज अ मोर एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग, एक ह्यूमिलिटी था जो अभी भी है, बट वहाँ पे देर वॉज अ मोर डीपर एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम लोग ना तो ऐसा कि 2 साल बाद हम लोग को जज बनना है, या 2 साल बाद हम लोग को वर्कशॉप लेना है, या 2 साल बाद हम लोग को टाइटल जीतना है, वो वाला एक मेंटालिटी नहीं था। मेंटालिटी नहीं था, या फिर वो वाला एक इंटेंशन के साथ हम लोग चालू नहीं किए थे। वी वर मोर कि like okay fine, if this person is coming from maybe from some international country, let's just go and learn from him. Okay, we've seen this guy on videos, let's just go and learn. अच्छा, this guy has a lot of experience, let's just go to this city and learn. And उसके side by side जो battles होता था, we should take part in the battle. So we had this mentality कि if this is dancing, this is just battling, which is the truth. अगर डांसिंग बहुत बड़ा है एंड ये कंपटीशन, बैटल जीतना बैटल हारना एक बहुत एक छोटा सा चीज़ है जो एक मोमेंट के लिए होता है। सो उस समय बहुत ऐसा वाला एक मेंटालिटी था जिसके कारण देयर वर मोर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द डांस। अभी जो हो चुका है, अभी एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द अंडरग्राउंड डांसिंग। एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मैं ये करूँगा, अभी मेरे को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके मेरे को 2 साल के अंदर टाइटल जीतना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। अंडरग्राउंड डांसिंग से ही आई नीड टू earn my finance to underground dancing, which is a wrong mentality, because you cannot earn just out of underground dancing. You need to think about something else other than underground dancing. And underground dancing is was hip hop was just a state of mind. Hip hop came out of peace, love, unity, having fun. Peace, यूनिटी, लव एंड हैविंग फन बस बैटल के लिए नहीं बना था। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, जो कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, जो लोग इवन शायद जीत नहीं पाते उन लोग के लिए वो एंथुसियाज्म कम हो गया है। एंड उन लोगों के लिए वो लोग अभी ऐसा है कि ठीक है, आई डोंट थिंक दिस माय कप ऑफ टी, सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग। अभी शायद ग्रोथ बहुत हो चुका है, बिकॉज अभी जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हम लोग के साथ कोई रेडीमेड टीचर्स नहीं था जो हम लोग को पॉपिंग सिखा पाए, बिकॉज दैट टाइम पॉपिंग वाज नॉट, पॉपिंग या जो भी स्टाइल है, जो भी स्ट्रीट स्टाइल है, दैट वाज नॉट पॉपुलराइज उतना कि कोई बिजनेस कर दे जस्ट आउट ऑफ टीचिंग पॉपिंग क्लासेस। दैट टाइम सिर्फ अर्बन कोरियोग्राफीज ये सब होता था, बट अभी सिंस देयर आर सो मेनी पॉपिंग क्लासेस, अगर किसी को मेरा क्लास ना मिले, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन मी। तो इतना पॉपिंग क्लासेस, इतना इतना बाहर से लोग आना, तो पीपल हैव ग्रोन ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट पीपल का मेंटेलिटी हैव नॉट ग्रोन। हम लोग का जो ट्रस्ट था अपने डांस पे, जो एक प्रोसेस पे जो ट्रस्ट था, वो शायद वो प्रोसेस में भी सबका वो ट्रस्ट नहीं है, बट देन आई होप विद टाइम चीज़ें बदल जा सकता है। अब जैसे इंडिया को आप एज ए अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ वहाँ पे कंपटीशन किया होगा, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो अंडरग्राउंड का डांस है और एक इंडिया के आर्टिस्ट में, वो दोनों में क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्समैनशिप, बिकॉज हम लोग हमारे डांस को सिर्फ एज एन आर्ट लेते हैं, एंड वो लोग अपना डांस को एज एन आर्ट एज वेल एज अ स्पोर्ट लेते हैं, जिसके कारण दे कीप देयर बॉडी एंड हेल्थ ऑन अ वेरी क्या बोलूँ, ऑन अ वेरी फिट लेवल, अगर वैसा कुछ वर्ड हो सकता है, ऑन अ वेरी हाई लेवल, क्योंकि वो लोग अपना हेल्थ का भी ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए इतना डांसिंग सिर्फ डांसिंग का सोच इतना ज़्यादा रहता है, हम लोग अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रहते हैं। तो हम लोग क्या होगा, एक एज के बाद, मे बी आफ्टर वी रीच 30 and 40, वी माइट जस्ट नॉट डांस लाइक हाउ वी वर डांसिंग व्हेन वी वर इन 20s, जबकि वो लोग जो लोग 60 की उम्र में भी है, फिर भी अभी तक फुल पावर वो लोग नाच रहे मैंने हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जो बहुत ज़्यादा एजड है बट अभी They are तक still dancing लो डांस कर because रहे they are always keeping themselves fit, they are always keeping themselves active, and they have a clear mentality about dance। because हम लोग का ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। इफ एक दिन इफ इट्स a बैड प्रैक्टिस डे, वी फील लाइक अरे यार क्या हो गया, मे बी डांस नहीं है, आई एम फीलिंग स्टक। बट उन लोग के साथ जब ऐसा हो जाता है कि when they feel stuck या फिर it's a bad practice day,
they take a break. So it's a more easy going mentality for them, where they are like, okay fine, if today was not a good day at practice, or if I'm feeling stuck, or if I'm feeling if I'm having a creative blockage, we can just stop it for some time, and we can take a break till the time our body feels ki it can give out something more. So they have a very clear mentality. And मोर ऐसा है कि हम लोग को जो सिंस हम जो अंडरग्राउंड जो पूरा कॉन्सेप्ट है हिप हॉप का, वो आया ही है बाहर से। बाहर से, ये इंडिया का चीज़ नहीं है। हम लोग का जैसे कथक, भरतनाट्यम, इंडियन क्लासिकल स्टाइल्स आर फ्रॉम हम लोग का भारत। सो हम लोग को जैसे इंडियन क्लासिकल कथक का स्टाइल, जैसे हम लोग को एक डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। अभी हिप हॉप ये सब अंडरग्राउंड ये सब चीज़ लेके उन लोग को पहले उन लोग का ओजी से डायरेक्ट नॉलेज मिला था। सो ऑब्वियसली वो लोग हम लोगों से थोड़ा आगे है, बिकॉज हम लोग को जो 2 साल बाद आ रहा है, उन लोग को वो 2 दिन में आ रहा है। तो पहले से आ रहा है, वही करेक्ट। तो दैट इज द डिफरेंस, बट देन I'm sure with time we will also catch up. We are already catching up because we all are in a good international level. हर एक महीना कोई ना कोई इंटरनेशनल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So that is a very good growth। जो आप बोल रहे थे 10 साल बाद ये ग्रोथ हुआ है कि हम लोग इतना कम्पिटिटिव है, कुछ लोग इतना कम्पिटिटिव है कि वो कम्पिटिटिवनेस भी एक पॉजिटिव वे में हम लोग को रिजल्ट दे रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट से कम्पीट कर पा रहे हैं और जीत रहे हैं, और जीत भी रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड। तो आपका कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसको आप फॉलो करते हो या आपको बहुत पसंद हो? बुगी फ्रेंटिक इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट फॉर मी, जिसको मैं वेविंग के लिए देखता हूँ, वेविंग पॉपिंग के लिए। स्लिम बुगी, कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन लोगों के लिए परफॉर्मेंस इन लोगों का बहुत अच्छा है, कि कुछ आर्टिस्ट का बैटलिंग बहुत अच्छा है। तो मेरा एक्चुअली हर एक महीना हर एक वीक चेंज होते रहता है। किसी का ये पसंद आ गया, किसी का ये पर्टिकुलर एलिमेंट अच्छा आ गया, किसी का ये पर्टिकुलर एलिमेंट, इट कीप्स चेंजिंग। ये बेटर है क्योंकि मैं एक आर्ट में हूँ, तो मैं वो आर्ट को पसंद करता हूँ, ना कि एक नाम को पर्सनैलिटी को। अगर उनका ये आर्ट मुझे पसंद है तो मैं उनको आज पसंद कर रहा हूँ, कल वो आर्ट पसंद है तो मैं उनका। बहुत वेरी वेल सेड। तो अब जैसे कि कोलकाता में जो हिप हॉप सीन है या अंडरग्राउंड सीन है, जो डांसर्स हैं, हम लोग कोलकाता से हैं, तो आप लोग भी आपने भी यहाँ से स्टार्ट किया, तो कोलकाता के अंडरग्राउंड सीन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि यहाँ कैसे इम्प्रूव हो सकता है, या किस लेवल पे है कोलकाता ऑलरेडी कंपेयरिंग टू इंडिया बाकी सिटीज़ में? कोलकाता, आई थिंक कोलकाता में जितने भी कुछ लोग जो लोगों ने स्टाइल स्टार्ट किया है इंडिया के अंदर, आई थिंक वहाँ से कुछ मेजर लोग आर फ्रॉम कैलकाटा। एंड जब हम लोग कैलकाटा का पुराना बात में जाए, कैलकाटा इज अ मेजर हिस्ट्री व्हेन कम्स टू अंडरग्राउंड डांसिंग। क्योंकि कैलकाटा में पहले क्रूज बन रहे थे जहाँ से अंडरग्राउंड डांसिंग स्टार्ट हुआ था। फुल स्टॉप, फंक लॉकर्स, CKN, ये कुछ क्रूज थे जहाँ से अंडरग्राउंड स्टार्टिंग। और भी बहुत क्रूज थे, अनार्की, अनटाइटल्स, फिर क्रूकेड, बहुत सारे क्रूज थे जहाँ से बिग गुरुज, बहुत सारे क्रूज थे जहाँ से पूरा अंडरग्राउंड कल्चर स्टार्ट हुआ था कोलकाता का। आई फील एक समय ऐसा था कि जहाँ पे कोलकाता में बहुत सारे अंडरग्राउंड डांसर्स थे, बट अभी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फाइनेंस इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज कुछ लोग अभी कोलकाता में छोड़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों को वैसा भी हो चुका है, जैसे मैं बोला था 2 साल के अंदर दे वांट वर्क कमिंग अप फॉर देम। So some people have that mentality, and if it's not working out for them in that way, maybe they are वहाँ उस पाथ से drift हो रहे हैं। तो I feel it's good in a way कि जो लोग पहले से है वो लोग अभी तक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लोग एकदम पहले से थे 10-15 साल से, 10-12 साल से, still keeping it real, still keeping their art alive। and कुछ लोग who have a good mentality of learning, they are still going around representing throughout and still having a plan B। तो जो आपको आपका दिमाग को और सॉर्टेड रखता है। एंड देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जो लोग का प्रतिशत ये ज़्यादा है कि जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ द कम्युनिटी इन अ लेस टाइम। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि उन लोगों को सब चीज़ के लिए टाइम होता है। मैं खुद एक 10-12 साल खट के एक पॉइंट में आया वेर आई फील आई नीड टू गो इवन बियॉन्ड दैट पॉइंट। So I feel everything has a time, and the only answer to that is trusting the process, trusting your process, trusting your story, trusting your growth। तो वो ट्रस्ट रहेगा, वो पूरे इंटेंशन साफ रहेगा, तो हर एक समय आप एक अच्छा जगह डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो कोलकाता प्लेज अ मेजर रोल इन अंडरग्राउंड सीन इन इंडिया। यस, 100%। तो आपने एक बात बोली, मैं सुना कि फाइनेंसेस, तो अब एक डांसर, एक अंडरग्राउंड डांसर कैसे मैनेज करे फाइनेंसेस? अगर वो फुल टाइम डांस कर रहा है और चाहता है करियर बनाना है, तो कैसे वो मैनेज होगा? कोई इसका सॉल्यूशन? पहली बात तो गाइज, ऑल द अंडरग्राउंड डांसर्स, ये इंडिया में बहुत सुनो, गाइज प्लीज डोंट लीव एजुकेशन, जस्ट डोंट लीव एजुकेशन। ये ऐसे करके
बहुत सारे डांसर्स लोग क्लास 7 में छोड़ दे रहे ये सोच के कि पूरा लाइफ पॉपिंग करेगा, पूरा क्लास 5 6 में छोड़ दे रहे, क्लास 9 में छोड़ दे रहे, ऐसे करके। इफ़ यू आर एन अंडरग्राउंड डांसर यू नीड एटलीस्ट एट दिस पॉइंट आपको एक प्लान भी चाहिए ही होगा, लाइक बिकॉज अंडरग्राउंड डांसिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप खुद काम जहाँ पे जस्ट मिलता है ये करके, मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि आप हर एक इवेंट जीत रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा साल आप हर एक इवेंट जीत जाओ या फिर नेक्स्ट 5 साल आप हर एक इवेंट जीत जाओ, एंड वो हर एक इवेंट जीतने के बाद भी मे बी आप एक महीना आप सोच रहे हो कि आज मेरे लिए एक वर्कशॉप आ गया, आज मेरे एक जजिंग आ गया। सो इट्स अ वेरी अनसर्टेन थिंग। एक मंथ में शायद आपको 5 वर्कशॉप मिल गया, 5 जजिंग मिल गया, मे बी दूसरा मंथ आपके लिए कुछ भी ना मिले। सो आप वो अनसर्टेनिटी के साथ आप जीवन जी नहीं सकते। आपके साथ एक प्लान भी रहना ही पड़ेगा, चाहे आप वो अंडरग्राउंड डांसिंग को आप दूसरे तरीके से चैनलाइज कर सकते हो। मे बी आपका जो आर्ट है इज जस्ट नॉट मेंट फॉर अंडरग्राउंड डांसिंग, मे बी अंडरग्राउंड डांसिंग के साथ मे बी यू कैन गेट इनटू कोरियोग्राफीज, मे बी यू कैन गेट इनटू industry, reality show. Maybe you can get into MCing, hosting. Maybe you can be a DJ. Maybe you can get into graffiti painting. Maybe you can go to संगीत choreographies also. Sure. तो just underground dancing के ऊपर अगर आप डिपेंड कर रहे हो guys, it's not the right idea, because ये एक बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है, and underground dancing was never meant to earn money or was never made टू डू बिजनेस कि आप इवेंट जीत के आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपको खुद इवेंट का दिन भी नहीं पता कि आप जीतोगे या ना जीतोगे। वो एक टोटली एक मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं ये इवेंट जीत जाऊंगा, बिकॉज इट्स टोटली अ मैटर ऑफ अ मोमेंट। सो इफ यू वांट टू अर्न योर मनी एज अ डांसर, अंडरग्राउंड डांसिंग को आप रखो फॉर योर ओन जॉय, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड कि चलो मेरे को कम्पीट करना है, मेरे को अपने स्किल्स से टेस्ट करना है। बट उसके साथ अगर आपको फाइनेंस अपना संभालना है, आइदर आप उसके साथ एजुकेशन कंटिन्यू करो, बिकॉज इफ यू आर कंटिन्यू एजुकेशन आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। आपके साथ जब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इफ समवन इज अगेन आस्किंग यू टू हैव अ पॉडकास्ट, तब आप जाके बस पॉप नहीं कर सकते, तब आपको बात करना पड़ेगा। यू नीड टू एक्सप्लेन what you do through your words, and for that you need education, for that you need a communication power, even to teach you need a communication power which comes through एजुकेशन। सो वही चीज़ है कि आप अपना एजुकेशन छोड़ोगे तो आप अपना पर्सनैलिटी भी शायद खो सकते हो, जो आपको फ्यूचर में एक पॉइंट में जहाँ पे आपका डांस से ज़्यादा आपका काम बात करेगा, वहाँ पे जाकर आप शायद फंस सकते हो। सो डोंट लीव एजुकेशन, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर आर अदर चैनल्स ऑफ अर्निंग मनी थ्रू डांसिंग ऑल्सो, जो मैंने बता दिया। तो जितने भी छोटे बच्चे देख रहे हैं वो दादा से आज सीखो, सर से सीखो कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको प्लान ए ही मानो आपके एजुकेशन को, और आपका जो भी पैशन है वो फॉलो करो। वो दोनों जब मिलेंगे, जब एजुकेशन और आपका पैशन जब मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा। सिर्फ आप एजुकेशन करोगे, वो आपका फील्ड नहीं है, मे बी आपको पढ़ाई अच्छा ना लगता हो, तो भी आप बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे कुछ अच्छा। और सिर्फ डांस करोगे तो भी नहीं होगा। आप दोनों चीज़ करो, दोनों चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, आप ग्रो करोगे। तो अब जैसे कि आपने मेंशन किया जजिंग एंड ऑल, तो आपने भी बहुत सारे शोज़ जज किए हैं और आप करते हो। तो आपके लिए जजिंग का क्राइटेरिया क्या है? लाइक कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो मैं इसको डांसर बनाऊँ। लाइक बहुत 2 बेस्ट डांसर आ गए, उसमें कुछ माइनर ही चीज़ें होती हैं, तो उसमें से हम लोग को एक डांसर को टाइटल देना है, क्योंकि टाइटल तो फर्स्ट प्राइज़ एक ही जन को मिलेगा। तो वो आपका जजिंग का क्राइटेरिया क्या होता है? तो बेसिकली अभी सिंस शो के बाद मैं शोकेस कॉम्पिटिशन्स भी जज करने लगा हूँ। तो इसके पहले बस मैं अंडरग्राउंड कॉम्पिटिशन्स इवेंट्स जज करता था। तो जब आप एक बैटल जज कर रहे हो स्पेशली, तब मेरा मेनली 3 चीज़ें मैं देखता हूँ। दैट इज़ हाउ टेक्निकल दैट पर्सन इज, उसका टेक्निक, उसका फाउंडेशन कितना अच्छा है, उसका म्यूजिकलिटी कितना अच्छा है। वो टेक्निक, अगर वो टेक्निक ऑफ बीट हुआ देन वो अच्छा टेक्निक कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गाना एक रीजन के लिए बज रहा है। सो यू नीड टू ऑलवेज बी ऑन म्यूजिक व्हेन यू आर डांसिंग। सो हाउ म्यूजिकल द टेक्निक आर, एंड एक समय के बाद आपका टेक्निक और म्यूजिक अगर एक साथ दोनों अच्छा हो गया, एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो सकता है जब तक आपका क्रिएटिविटी ना आए। सो फॉर मी द मेजर थिंग्स आर टेक्निक, म्यूजिकलिटी एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग क्रिएटिव, उस समय आप यू कैन बी द ब्लैक पिजन आउट ऑफ ऑल द वाइट पिजन्स। इट मेक्स यू लुक मोर यूनिक, इट मेक्स यू लुक मोर डिफरेंट देन द अदर्स, एंड वो आपका पहचान आपका ज़्यादा बनता है। अगर आपका कोई शैडो भी देख ले तो वो उसको ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ये तो ये नाच रहा है। सो बिकॉज creativity being unique matters that much for an artist.
सो ये 3 चीज़ मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ जब बैटल होता है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि तीनों का सपोज़ तीनों का ही बहुत अच्छा टेक्निक, म्यूज़िकैलिटी, क्रिएटिविटी है, इसका भी टेक्निक, म्यूज़िकैलिटी, क्रिएटिविटी है। तब जब सिचुएशन ऐसा हो जाता है, मे बी देन आई गो मोर, ज़्यादा समय तो ऐसा होता है, तो आई वुड लव टू सी अनदर राउंड जहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता है, जहाँ पे गाना ऐसा बज सकता है जो दोनों डांसर्स के लिए अनकंफर्टेबल है। हाउ कैन दे अडॉप्ट टू अ सिचुएशन? सो मे बी ये सब चीज़ें मैं देख सकता हूँ। एंड इन अ शोकेस कॉम्पिटिशन फॉर मी द मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मिंग, क्योंकि आप जब स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो आपका टेक्निक कुछ नहीं दिखता, दिखता है टू अ पॉइंट, बट जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब ऐसा नहीं कि 45 सेकंड्स का राउंड है, तब आपको 3 मिनट का फुल परफॉर्म करना पड़ता है। तो आपको एक गाना को आप कितना अपने आप वो गाना के साथ कितना मिल जा रहे हो, कितना कमिट फील कर रहे हो वो गाना के साथ, वो गाना का सुर क्या है, वो गाना का फीलिंग क्या है, वो गाना का वाइब क्या है, एंड उस गाने के साथ आप कैसे मिल जा रहे हो। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ हाउ डू यू कीप योर सेल्फ एंगेज टू दैट म्यूजिक, ताकि मैं पूरा 3 मिनट का परफॉर्मेंस आपका देखता रहूँ। सो दीज आर द ब्रीफ थिंग्स जो मैं देखता हूँ। अब जो भी आपके सामने परफॉर्म करने वाला है आर्टिस्ट, वो अगर ये पॉडकास्ट देख लिया तो वो क्रैक कर लिया कि आपको कैसे आपसे जीतना है, मतलब दादा को अब क्या क्राइटेरिया चाहिए अब वो करके परफॉर्म करेगा। बहुत बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका लाइफ टाइम गोल क्या है आज के डेट में, क्योंकि अगर डांसर एज अ डांस देखा जाए तो डांस ओलंपिक में आ गया है, इतना बड़ा अचीवमेंट है डांस कम्युनिटी के लिए। तो आपका लाइफ टाइम गोल क्या है डांस से रिलेटेड? मेरा लाइफ टाइम गोल ऐसा है कि आई देर आर टू गोल्स। वन इज एज एन आर्टिस्ट, मेरा गोल ऐसा है कि आई वॉन्ट टू टीच मोर पीपल who are just not dancers but teaching more people, like for example teaching criminals to a point कि उन लोगों को सिखा सिखा कि उन लोगों का क्रिमिनल माइंड एक नेगेटिव माइंड से मैं पॉजिटिव माइंड कर सकूं। टीचिंग मोर पीपल लाइक दैट, हैविंग डिफरेंट, क्रिएटिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर माई फेलो डांसर्स, जो भी अंडरग्राउंड डांसर्स मेनली है, क्योंकि मेरा चालू ही वहाँ से हुआ है। तो मेरा एक अंडरग्राउंड डांसिंग के लिए मेरा दिल का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। उन लोग के लिए कंपनी खोल देना जहाँ पे दे कैन ऑल्सो अर्न मनी, जहाँ पे दे कैन ऑल्सो एडुकेट देमसेल्व्स, जहाँ पे वो लोग काम कर सके। एंड ऑल्सो मेकिंग माई आर्ट रीच एट सच अ पॉइंट जहाँ पे इफ पीपल वॉन्ट सुकून, उन लोगों के लिए दे कैन जस्ट वॉच माई वीडियो मिले कि अच्छा सुकून मिल गया। सो आई जस्ट वॉन्ट ये कुछ अभी के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ देर इज अ पार्ट ऑफ मी जो अपने लिए भी सोचता है, एंड देर इज अ पार्ट ऑफ मी हु वांट्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर पीपल ऑल्सो। वो मैं हर समय वैसा था, कम्युनिटी बिल्डिंग वाला अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग वाला एक माइंड सेट। सो आई फील दैट इफ माई आर्ट रीचेस टू डिफरेंट पीपल एंड इट कैन रीच इन अ पॉजिटिव माइंड एंड आई कैन हेल्प पीपल, क्या बोलूँ, हेल्प पीपल मेंटली इन अ गुड वे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। अदर देन जस्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंस में पूरा एक अलग ही बिजनेस, एक प्लानिंग है। बट अपना डांस के ज़रिए, अगर मैं खुद के डांस के ज़रिए खुद का जो मैं डांस करता हूँ या फिर जो जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ उसके ज़रिए अगर मैं किसी को एक गुड स्पेस में लेके आऊँ मेंटली, दैट इज़ गोना बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। दैट इज़ रियली इम्प्रेसिंग। थैंक यू। तो इंडियाज़ बेस्ट डांसर्स का आपका सबसे बेस्ट मेमोरी क्या था? आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट मेमोरी था एज अ होल द फैक्ट कि एक टीवी शो में मैं पहली बार फ्री स्टाइल कर पाया एंड मैं अपना चीज़ दिखा पाया। जैसे कि बहुत समय बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उन लोगों को डांसिंग चेंज करना पड़ता है एक टीवी वाला फॉर्मेट के लिए ताकि लोग कनेक्ट हो जाए, बट मैं फुल जो नाचता हूँ यहाँ पे, मैं वो ही जाके नाच के आया, बस सर परफॉर्म कर लिया उसके साथ। एंड आई वाज हैप्पी दैट आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज हैप्पी कि मैं अपना अंडरग्राउंड डांसिंग को रिप्रेजेंट कर पाया। एंड मैं जो रियल आर्ट जो हम लोग बोलते हैं, रियल जो आर्ट है, रियल जो टेक्निक है, मैं जाके वहाँ पे कर पाया, बिकॉज बहुत 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 कम जन को अपॉर्चुनिटी मिलता है वो जाके करने के लिए। सो आई थिंक ऑल माई solos where I could freestyle was a big moment for me, because एक रियलिटी शो में इसके पहले किसी ने बस freestyle नहीं किया। एंड एवरीवेयर where I was dancing with my choreographer सौम्या इज ऑल्सो मोमेंट, बिकॉज ये मेरे लाइफ का सेकंड टाइम था मैंने कोरियोग्राफी किया, वो भी इतना बड़ा स्टेज में, वो भी सौम्या के साथ, हु इज एन अमेजिंग माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ परफॉर्मर। शो में ही पहली बार मिला था, शो में उसके बारे में जाना, बट वो जब परफॉर्म करती है बहुत उसका उससे नज़र ही नहीं हटता। सो आई कुड उसके साथ कोरियो मिलाना मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज वो एक फुल टाइम कोरियो डांसर है एंड मैं एक फुल टाइम फ्री स्टाइलर हूँ। तो उसके साथ मैं कोरियो कर रहा हूँ, ये सब करना तो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी।
and me being able to freestyle on that big stage is a very big moment for me. So आपका जर्नी सबके लिए इतना इंस्पायरिंग है, तो जो भी ऑडियंसेस देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको अगर कोई आप मैसेज देना चाहो तो? guys, just please believe in yourself. Just remember, have a plan B. That way, if you have a plan B, you will always be mentally more sorted in your life. And trust the process, keep building. Don't worry whether you lose or not. If dancing itna bada hai, competition harna jeetna is a very small thing. So make sure you keep believing in your art, keep doing what you do. घर में मम्मी पापा का तो बात तो सुनो ही, and keep trusting the process, have a plan B again, and just keep building. थैंक यू सो मच अनीश, Thank आज you. यहाँ आने के लिए। Thank you so much for इस having me. पॉडकास्ट के थ्रू आप बहुत लोग को इंस्पायर करोगे और बहुत लोग को हेल्प करोगे। आपको ये पता भी नहीं है कि आपके कितने चाहने वाले हैं, अरे बट आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत थैंक यू। हम लोग Thank फिर you so फ्यूचर much. में मिलेंगे और बिल्कुल। बहुत कुछ क्रिएट करेंगे साथ बिल्कुल, में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइक मेरे को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। लाइक ऐसा लग रहा था कि हम लोग का बस बातें ही चल रहे हैं, बहुत Conversation. ऐसे निकल गए टाइम, एंड जो कि बहुत कम पॉडकास्ट, इसके पहले मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किया जहाँ पे मेरे को ऐसा फील होता था कि अच्छा अभी बोलना है, कुछ बोलना है, बट आई डिडंट फील जैसे हम लोग का हुआ आधा घंटा ऐसे निकल गया। सो इट वाज अ वेरी हेल्दी, वेरी फ्लोइंग पॉडकास्ट। ऐसे जस्ट लगा कि बस सेटअप है और हम लोग बस आपस में बात करें। सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट एंड अमेजिंग टाइम। मैं आपको ये टी शर्ट गिफ्ट करना चाहता अरे हूँ वाह, हिप हॉप सिटी की तरफ से। थैंक यू सो ये मच। वाला थैंक यू। आप Thank बताना you. कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। ये जो कलर है आप जो देख सकते हो, मेरा Red आपका वन ऑफ माय favorite लग रहा है। फेवरेट कलर्स रेड लग रहा है कि आपने मैचिंग करके दे दिया। बट थैंक यू सो मच, वेरी गुड। एंड गाइस प्लीज बाय इट, प्री लॉन्च है तो ये लॉन्च होने वाला है बहुत बहुत जल्दी। तो जितने भी अंडरग्राउंड डांसर्स है, जितने भी कमर्शियल डांसर्स है कैलकाटा के अंदर हिप हॉप सिटी, प्लीज दिस इज द बाय, बेस्ट बाय, बेस्ट बाय, बेस्ट बाय।